की नीड है, फोर्स की आवश्यकता है, आई कैन से फोर्स की नीड है अगर स्टेट चेंज करना है तो। विदाउट फोर्स आपकी स्टेट नहीं चेंज हो सकती, आप जिस भी स्टेट में हो उसी में रहोगे बिना फोर्स के। ठीक है, सेकेंड स्टेट में, सेकेंड जो लॉ है उसमें न्यूटन ने बताया कि ये फोर्स आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। न्यूटन ने सिर्फ इतना बताया कि जब आप फोर्स लगाते हो ना किसी बॉडी पे, तो उससे उसका मोमेंटम डेफिनेटली चेंज होता है, मोमेंटम चेंजेस। So rate of change of momentum, that means the change of momentum per second, वही फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और तीसरा लॉ तो मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक्शन दोगे तो रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, तो तीनों लॉस हो गए थे। एंड आई एम श्योर, आई थिंक न्यूमेरिकल 2 कराए थे, एक बॉल जो था फ्लोर पे कोलाइड हो रहा है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल कराया था। यस न्यूमेरिकल भी हमने न्यूटन लॉस के ऊपर किए थे। तो विद दिस वन आई कैन अज्यूम कि न्यूटन लॉ कंप्लीट है। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब मैं आपको आज बता देता हूं कि पहले, बिफोर आई गो फर्दर, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि इस चैप्टर में है क्या अभी, व्हाट इज पेंडिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर में अभी जो आगे है ना, थोड़ा मैं एकदम आइडिया दे देता हूं कि आप कर क्या रहे हो इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ना हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हर एक लेक्चर में हम लोग एक एक नई बात सीखेंगे जो फोर्स कर सकता है। वी विल लर्न द न्यू फीचर्स ऑफ द फोर्स। फोर्स आपको मालूम है क्या होता है। ठीक है, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में आपको बता दिया कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स स्टेट चेंज कर सकता है बॉडी का। सेकेंड लॉ में न्यूटन ने आपको यह भी बता दिया कि तुम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, दोनों लॉस में अब फोर्स की जानकारी आ गई। अब आगे हम लोग को क्या करना है, फोर्स बहुत सारी चीजें कर सकता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड टू फोर्स। तो आज से बाद क्या होगा, हर एक लेक्चर में हम लोग फोर्स के लिए रिलेटेड एक नई नई चीज सीखेंगे कि फोर्स ये कर सकता है, फोर्स वो चीज कर सकता है, फोर्स की क्लासिफिकेशन भी सीखेंगे, तो फोर्स के अलग अलग टाइप्स को देखेंगे। मतलब पूरा अभी फोर्स के बारे में ही चलने वाला है। काफी लंबा चैप्टर है, ऑलमोस्ट एज आई एम फीलिंग इट विल टेक एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स मोर एटलीस्ट। सो लंबा चैप्टर है, लेकिन आइडिया बेसिकली अपने माइंड में क्लियर रखो। आइडिया यही है कि हम लोग फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, फोर्स क्या कर सकता है, क्यों कैसे कर सकता है, फोर्स की क्लासिफिकेशन A to Z जो है हम लोग फोर्स के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? ठीक है, तो आज मैं नेक्स्ट एक चीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, वेरी स्मॉल टॉपिक है, इम्पल्स। नेक्स्ट थिंग इज दिस वन, इम्पल्स। इम्पल्स, देखो अभी इम्पल्स क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोग किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी पे आपने एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स लगा दिया, लेकिन कम टाइम के लिए लगाया। जैसे एग्जाम्पल, जब बैट बॉल को हिट करता है, बैट एंड बॉल एक दूसरे को हिट करते हैं, डू यू फील बैट एंड बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं ना, ज्यादा टाइम के लिए टच नहीं रहते। हाँ, तो बैट एंड बॉल रिमेन्स इन कांटेक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन उतने छोटे टाइम में देखो क्या होता है, उतने छोटे टाइम में बैट जो है वो बॉल के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा देता है। वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उससे होता क्या है कि जो बॉल तेजी से आपकी तरफ आ रहा था, वो बॉल रुक जाता है और वापस तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। बॉल में देखो कितना चेंजेस आ जाती है। जो बॉल बैट्समैन की तरफ आ रहा होता है वो भी तेजी से, मतलब ज्यादा स्पीड से, वो रुक जाता है और फिर डायरेक्शन बदल के वापस बैट्समैन से अवे जाने लगता है जब बैट से हिट हो जाता है। तो बॉल में देखो कितनी चेंजेस आ जाती है, क्योंकि फोर्स बहुत लार्ज होता है और कम टाइम के लिए लगता है। तो इम्पल्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यूजुअली क्या होता है, when you are applying any large force, suppose if it is any large force, okay, is applied on a body, when you are applying any large force is applied on the body, but for very short interval of time, but for very short interval of time, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स यूजुअली हम लोग इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करूं ना, तो इम्पल्स मतलब झटका। ठीक है, झटका। एक बार अगर आप किसी को जोर से मारोगे और मार की बस ऐसे चुप करके बैठ जाओ, तो मैं बोलूंगा आपने उसको जोर से झटका दिया और छोड़ दिया। फिर
बहुत सडन फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब इम्पल्स में हमको एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बताओ, सपोज ये जो मैं लार्ज फोर्स बोल रहा हूँ कि बॉडी पे लार्ज फोर्स लग रहा है, सपोज वो लार्ज फोर्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ बार है, एफ बार इज अ लार्ज फोर्स, ओके। और ये मैंने बोला कि बहुत ही कम टाइम के लिए बॉडी पे लग रहा है, वो जो कम टाइम है ना वो dt है, dt। ये देखो, आपको क्या लगता है ये जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है, इससे बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? न्यूटन लॉ क्या बोलता है, फोर्स से मोमेंटम चेंज होगा? यस होगा। तो सेकेंड लॉ यही बोलता है ना कि आप फोर्स लगाओगे तो उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो सपोज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस लार्ज, डीपी चेंज हुआ है, डीपी। ठीक है, ठीक है, ये हुआ है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखा है मैंने, और कुछ तो नहीं लिखा है, राइट। इसमें dt को आप इधर शिफ्ट करो, फोर्स इनटू टाइम की जो प्रोडक्ट है अगर आप ये लोगे तो इट विल बी इक्वल टू dp। अब होता क्या है, ये जो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट है ना, फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट, इसी को इम्पल्स कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर इम्पल्स तो फोर्स को बोलते हैं, नहीं। लार्ज फोर्स इफ इट एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है, लार्ज फोर्स अगर छोटे टाइम के लिए लगता है तो उसको ऐसे कहा जाता है कि उस चीज को इवेंट इम्पल्स कहा जाता है। लेकिन इम्पल्स को मेजर कैसे करते हैं? इम्पल्स इज एक्चुअली फोर्स इनटू दैट टाइम, फोर्स इनटू टाइम की प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स आज के बाद थोड़ा याद रखो, इट इज फोर्स इनटू टाइम। ठीक, कौन सा टाइम? इट इज दैट टाइम फॉर विच फोर्स वाज एक्टिंग। अब इम्पल्स को डिनोट किससे करते हैं? इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे सिंबल, जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स बोलते हैं, डिनोटेड बाय जे। और ये डीपी क्या है? बेसिकली डीपी इज अ चेंज इन मोमेंटम, नहीं चेंज इन मोमेंटम है। सो इम्पल्स को देखो कैलकुलेट करने की आपकी दो फॉर्मूलाज है। पहला, आप फोर्स इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करो, फोर्स इनटू टाइम इज नोन एज इम्पल्स, या फिर इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू डीपी, डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये दिखा देता हूँ इम्पल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सी जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल, सपोज ये एक बैट है, ये बैट है, ये देखो ये बॉल आ रहा है। ठीक है, ये देखो बॉल का जो मास है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज बॉल का मास 1 किलोग्राम का है, ठीक है, और ये आ रहा है विथ अ स्पीड ऑफ लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये देखो ये डायरेक्शन में आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये डायरेक्शन को चलो हम लोग काम करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं। अब कुछ लोगों को लगे, कुछ लोगों को ऐसा लगे सर ये एक्स एक्सिस होती नहीं है, ऐसे कैसे एक्स एक्सिस टेढ़ा बनाया आपने? ऐसा नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है ना वो सब वो हमारी चॉइस होती है, तुमको जहां लेना है ले सकते हो। हाँ ये रूल है कि एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, बाकी लेना जहां है वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये डायरेक्शन को चलो मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। तो एनीबडी इस बॉल का आप मोमेंटम मुझे बता सकते हो? मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस 50 इट विल बी मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज Yes. 1 into 50 50। लेकिन पता है मोमेंटम वेलोसिटी जो है ना इसकी 50 नहीं है, वेलोसिटी इसकी 50 आई कैप है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, तो इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 50 आई कैप लिखेंगे। तो मोमेंटम भी 50 आई कैप ही होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही मोमेंटम का होता है। 50 आई कैप इज इनिशियल मोमेंटम। अब आपको मालूम है जब ये बॉल बैट को हिट करता है तब इम्पल्स होता है, मतलब बॉल और बैट एक दूसरे के ऊपर बहुत लार्ज फोर्स लगाते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। इम्पल्स तो हुआ यहाँ पे, हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है। इसके बाद क्या दिया गया पता है? इसके बाद दिया गया कि बॉल है ना वो रिबाउंस होके वापस जा रहा है। जब बॉल रिबाउंड वापस जा रहा है ना, तब बॉल की स्पीड सपोज 50 नहीं है 40 हो गई, 40 की स्पीड से वापस जा रहा है। इट्स गोइंग बैक विथ हाउ मच स्पीड? 40। एंड वापस जा रहा है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। That is Negative. going towards negative. Can you tell me what is its final momentum of the ball? minus 40. Minus 40. Minus 40 I cap. Yes. देखो फाइनल मोमेंटम तुमको मालूम है बॉल का, इनिशियल मोमेंटम भी मालूम है, इसमें से आप फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करो ऐसे। -90 आई गया। तो इससे आपको पता है Minus चेंज इन 90. मोमेंटम मिलेगा। वेट वेट वेट, इससे आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम।
-40 -50 टोटल -90 आई कैप हो गया ना। Yes. तो इम्पल्स जो है ना, इम्पल्स भी एक वेक्टर होता है। इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 90 है। माइनस आई कैप इंडिकेट कर रहा है कि इम्पल्स का डायरेक्शन जो है ना वो माइनस आई कैप की तरफ है, मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर है इम्पल्स का डायरेक्शन। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये इम्पल्स का डायरेक्शन मतलब क्या है एक्चुअली। देखो, इम्पल्स बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, वो फोर्स इनटू टाइम की प्रोडक्ट होती है। तो इम्पल्स का डायरेक्शन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है ना, मतलब फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है। फोर्स जो लगेगा ना बॉल के ऊपर, वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस लगेगा, तभी तो बॉल रुक जाएगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भागेगा ना फिर। तो माइनस आई कैप इंडिकेट दैट इम्पल्स एंड ऑल्सो फोर्स आर अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑन द बॉल। समझा इम्पल्स कैसे कैलकुलेट किया मैंने? Yes. Yes. इम्पल्स के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और ऐसे ओरली बता देता हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बैट और बॉल का दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप दीवार में नेल डालना चाहते हो, मतलब दीवार में आप कीला डालना चाहते हो, कीले को दीवार में, तो हैमर से मारते हैं ना। तो जब आप हैमर से मारते हो तो आपने देखा नेल पे कितना ज्यादा फोर्स लगाते हो आप, और बहुत कम टाइम के लिए तो फिर हैमर पीछे आ जाता है ना। Yes. तो जब आप हैमर मारते हो ना नेल के ऊपर, कैन आई से इट्स अ इम्पल्स गिवन टू द नेल। Yes. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और दे रहा हूं। अगर ये थोड़ा वायलेंट एग्जाम्पल है लेकिन चलेगा, अभी थोड़ा खराब एग्जाम्पल है। सपोज एक सीमेंट का फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर, इट्स अ सीमेंटेड फ्लोर, ओके। और उसके ऊपर बिल्डिंग है, 5-6 माले की बिल्डिंग है, नीचे सीमेंट का फ्लोर है। 5 माले की बिल्डिंग से अगर कोई नीचे गिर गया वो सीमेंटेड फ्लोर पे, अब क्या होगा वो उस पे मत जाओ, व्हाट विल हैपन टू द पर्सन। लेकिन जब वो गिरेगा, डू यू फील फ्लोर जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा उस बंदे के ऊपर? Yes. ठीक है, उस आई थिंक इतना ज्यादा फोर्स होगा कि उसकी बोन्स ही ब्रेक हो जाएंगी उसकी, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। आई कैन से द फ्लोर विल गिव इम्पल्स टू दैट पर्सन, इज इट? Yes. इस पे मैं आपको ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता दूं, मतलब ये आता है कभी कभी। देखो, सपोज ये 5 माले की ऐसा कोई बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें से ये पर्सन यहां से गिरा, ये बॉल नहीं है, पर्सन गिर रहा है। एक बार ऐसे गिर रहा है नीचे सीमेंटेड फ्लोर पे, नीचे सीमेंटेड फ्लोर है। एक बार बता, इस पर्सन की इनिशियल वेलोसिटी में 0 ले सकता हूँ क्या? Yes. ओके, अब एग्जाम्पल लो कि जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग की हाइट ऐसे सपोज ले लेते हैं 50 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फ्लोर पे गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वो वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ v1, तो वो ऐसे मिलेगी, देखो याद है ये फॉर्मूला? Yes. u को आपने बोला u0 है इसका इनिशियल स्पीड। एक्सेलरेशन हम लोग 9.8 ले सकते हैं ना, या 10 ले लेंगे, 10। s कितना लो, एनीबॉडी? s कितना लो? 50. तो देखो ये हो गया 50 इंटू 10, 500 इंटू 2000। रूट ले लो, रूट लेने 10 रूट 10 आएगा। 10. Is it a velocity of the person just before hitting the ground? Yes. हाँ, जैसे ये ग्राउंड पे हिट करेगा, अभी ध्यान से देखो, जैसे ये ग्राउंड पे हिट करेगा इसको इम्पल्स मिलेगा, मतलब एक लार्ज फोर्स मिलेगा। उस फोर्स से ये बंदा रुक जाएगा, और आपको मालूम है फोर्स लगने के बाद इसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी क्या? बंदा रुक जाएगा ना आदमी, Yes. ग्राउंड में अंदर जाएगा क्या? नहीं ना, रुक जाएगा। No. फाइनल स्पीड कितना हो गया फोर्स लगने के बाद? 0। 0. तो देखो एक काम करता हूं, मैं इस पर्सन का ना चेंज इन मोमेंटम निकालता हूँ, डीपी। चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है, ठीक है। अब देखो चेंज मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस पर्सन का जो फाइनल मोमेंटम है ना वो 0 है। आपने मुझे बताया पर्सन रुक गया ना, तो फाइनली उसका वेलोसिटी 0 है, मतलब फाइनल मोमेंटम भी 0 है। मोमेंटम फाइनली 0 है। इनिशियल मोमेंटम देखो ऐसे होगा, ये देखो, ये है मास ऑफ द पर्सन into velocity of the person initially. Velocity will be taken 10 root 10. अब मैं m की वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, but it's okay. इसे इम्पल्स हुआ ना ये? Yes. इम्पल्स को ये भी लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम की प्रोडक्ट। मतलब इस आदमी के ऊपर जो फोर्स लगा इनटू टाइम, जिस टाइम के लिए वो फोर्स लगा, वो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट इतनी रहेगी, माइनस
m इंटू 10 इंटू √10। ठीक है, फिलहाल छोड़ देते हैं। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर ये जो आदमी ऊपर से गिर रहा है, गिरने दो उसको, लेकिन नीचे ना ऐसे रेत पड़ी है, रेत ऐसे सैंड पड़ी है, नीचे सैंड का फ्लोर है, नीचे सैंड है, वो आदमी ना सैंड के ऊपर गिरता है, तो सैंड के ऊपर गिरने के बाद भी वो अल्टीमेटली रुक जाएगा ना कि नहीं रुकेगा? रुक जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, सैंड विल अप्लाई लेस फोर्स और मोर फोर्स? लेस फोर्स। Yes. सैंड आई थिंक कंप्रेस हो जाएगी और कम फोर्स लगाएगी उसके ऊपर। आई थिंक सैंड पे गिरने पे उसका मतलब आदमी को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, आई थिंक बच भी सकता है इजीली। तो अब ये सैंड वाला, सैंड में आदमी क्यों बच जाता है वो आपको भी समझ में आएगा। क्या होता है, ध्यान से देखो, जब हम लोग सैंड पे जंप करेंगे ना, तो उसमें भी जंप करने से पहले उसकी वेलोसिटी 10√10 ही रहेगी। सैंड पे भी वो उसी वेलोसिटी से जंप करेगा, 10√10। ठीक है, उसका मास भी उतना ही रहेगा पर्सन का, m रहेगा। तो इज इट इनिशियल मोमेंटम तो सेम ही रहेगा पर्सन का। सैंड पे गिरने के बाद उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी, बट एक बात बताओ, सैंड पे गिरने के बाद भी फाइनल स्पीड 0 ही रहेगी क्या आदमी की? यस Yes. आदमी रुक जाएगा ना सैंड में थोड़ा आगे जाके, Yes. यस थोड़ा आगे Yes. जाके। मोमेंटम 0 रहेगा। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, मोमेंटम भी 0 रहेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो सैंड में जो इम्पल्स आएगा, इम्पल्स इन द सैंड, वो भी यही आएगा सेम, क्योंकि सैंड में भी आदमी रुक ही जाएगा, तो उसका फाइनल मोमेंटम 0 होगा। सैंड पे गिरने से पहले उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो यही रहेगा, m इंटू 10√10। तो सैंड में भी आपका इम्पल्स सेम आएगा। ठीक है, इम्पल्स विल बी सेम। ठीक है, मतलब वेदर यू फॉल ऑन द फ्लोर और यू फॉल ऑन द सैंड, दोनों केस में इम्पल्स क्या आएगा? सेम। ठीक है, तो सुनो अभी ध्यान से, पहले केस में जो इम्पल्स था ना, मैं उसको f इंटू टी लिखता हूं। दूसरे केस में, सैंड वाले केस में जो इम्पल्स है उसको भी मैं लिखता हूं f इंटू टी। मैंने अभी क्या प्रूफ किया कि इम्पल्स सेम ही आएगा दोनों केस में, मतलब f इंटू टी ऑफ द फर्स्ट केस इज इक्वल टू f इंटू टी ऑफ द सेकेंड केस। ठीक है, अब एक बात, पहले केस में जब वो सीमेंट पे गिरता है, सीमेंट है ना, वो सीमेंट कंप्रेस नहीं होगा, सीमेंट विल अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन दैट पर्सन फॉर द स्मॉल टाइम। ये देखो, सीमेंट पे गिरेंगे ना तो ये चीज होगी, फोर्स लार्ज होगा और कम टाइम के लिए लगेगा। अब सैंड में क्या होता है, जैसे ही आप सैंड के ऊपर गिरते हो, सैंड दबना शुरू कर देती है, सैंड विल स्टार्ट प्रेसिंग। ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम के लिए सैंड के कांटेक्ट में रहोगे, मतलब टाइम विल बी लार्ज। सैंड ज्यादा टाइम के लिए आपके लिए फोर्स लगेगी, लेकिन टाइम लार्ज होगा ना तो फोर्स विल बी स्मॉल। ऐसा होता है देखो स्टूडेंट, सैंड में टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, यू विल बी इन मोर टाइम, यू विल बी इन कांटेक्ट फॉर मोर टाइम विथ अ सैंड। टाइम बढ़ेगा, फोर्स कम हो जाता है। जब आप सीमेंट के डायरेक्ट सीधे सीमेंट फ्लोर पे गिरते हो, तो फोर्स विल बी लार्ज, टाइम विल बी स्मॉल। इन दोनों केस में इम्पल्स क्या रहेगा? सेम। Same. इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज विल बी सेम इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में फाइनल मोमेंटम 0 है, क्योंकि वो आदमी रुक ही जाएगा। इनिशियल मोमेंटम दोनों केस में 10√10 इंटू मास है, मास इंटू वेलोसिटी 10√10। बात समझ में आई इम्पल्स की? Yes. क्लियर? हाँ, ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ विथ यू। इम्पल्स सब समझ गया आपको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, खाली फोर्सेस के बारे में एक एक नई नई चीज सीखते जाएंगे। टुडे विल स्टार्ट विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फोर्स। इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब देखो, इसमें लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो पहले आपको मोमेंटम की जानकारी होनी चाहिए। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल P। और मोमेंटम कुछ नहीं होता है, मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं, मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी। पहले तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंटम मतलब वही है, मास इंटू वेलोसिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखो। पहले मैं आपको लॉ बता देता हूं, देन वी विल प्रूव इट। सी, इमेजिन ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास m1 है। ये दूसरा बॉडी है, इसका मास m2 है। पहला बॉडी जो है ना, लेट्स से उसका जो वेलोसिटी है वो u1 है,
और जो दूसरा बॉडी है लेट्स से उसका वेलोसिटी u2 है। सी, अब मैंने यहाँ पे दो बॉडीज लिए हैं, आप तीन भी ले सकते हैं, चार भी हो सकती है, जैसे भी है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है पहला जो बॉडी है उसका मोमेंटम कितना है? हाउ मच इज मोमेंटम? M1 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 into u1। Yes. सिंपली दूसरे का मोमेंटम है m2 into u2। Yes. सबका मोमेंटम है ना, इन सबका मोमेंटम है। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, यू हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ सिस्टम। ठीक है, देखो अभी ये जो चैप्टर है ना रियली में स्टार्ट हो रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं रियली स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे रियली स्टार्ट क्या कर रहे हैं, पहले नहीं किया था क्या स्टार्ट? ऐसा नहीं है, मतलब अभी बहुत सारी नई नई चीजें तुमको पता चलेंगी। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स में जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे ना, सबसे पहले इसमें होता है चॉइस ऑफ अ सिस्टम। हमें सिस्टम चूज करना होता है। सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ पर जो एक बॉडी है ना, सिर्फ एक बॉडी को भी मैं सिस्टम ले सकता हूँ कि बस ये एक बॉडी है, यही मेरा सिस्टम है। दो बॉडीज को मिला के हम लोग एक सिस्टम बोल सकते हैं। तीन बॉडीज को कलेक्टिवली भी हम लोग एक सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज 50 बॉडीज हैं इस डायग्राम में, 50 बॉडीज हैं यहाँ पे, तो 50 में से तुम्हारी मर्जी है, तुम 50 को मिला के एक सिस्टम भी मान सकते हो। एक बॉडी अकेला लेके भी उसको क्या बोल सकते हैं? सिस्टम। ठीक है, सिस्टम पहले चूज करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों बॉडीज को मिला के मैं एक सिस्टम मानता हूं कि ये दोनों बॉडीज है ना, दे आर द पार्ट ऑफ वन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है। सर सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम देखो हमारी चॉइस होती है। देखो अगर एक बॉडी है उसको अगर तुमने सिस्टम मान लिया, सुनो ध्यान से, एक बॉडी लिया तुमने उसको सिस्टम मान लिया, तो अभी तुमको करना क्या होगा, तुमको खाली उसी बॉडी पे फोकस करना होगा। सिस्टम ऐसी चीज होती है जिसपे हम लोग फोकस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं बस उसी पे फोकस करेंगे। वो सिस्टम क्या कर रहा है उसी पे फोकस करेंगे। सिस्टम मतलब उसको बोल रहे हैं जिसपे तुम अभी आगे चल के फोकस करने वाले हो। ठीक है, सी एक एग्जांपल देता हूं। वो याद है क्या, टेबल के ऊपर हमने एक बॉक्स रखा था उस दिन न्यूटन लॉ में एग्जांपल। तुमको बॉक्स को सिस्टम लेना है तो ले सकते हो, बॉक्स को एक सिस्टम ले लो, तो खाली बॉक्स के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं आप लोग उसको स्टडी करेंगे। अगर तुमको टेबल को एज ए सिस्टम लेना है तो ले सकते हो, सिर्फ टेबल को सिस्टम ले लो, फिर हम लोग टेबल के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको ही खाली कंसिडर करेंगे, मतलब उस पर हमारा फोकस होगा। अगर तुमको चाहिए तो बॉक्स और टेबल मिला के एक सिस्टम मान लो कि ये दोनों मिला के एक ही सिस्टम है। ठीक है, ऐसा होता है। एक और सिंपल एग्जांपल, जब एक बार सपोज कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन में 12 डब्बे लगे हुए हैं, एक डब्बा तुम है ना, एक डब्बे को ले लो, उस एक डब्बे को तुम सिस्टम ले सकते हो कि इस एक डब्बे पे कौन कौन से फोर्सेस बाहर से लग रहे हैं, वो एक सिस्टम हो गया। या तो तुम चाहिए तो पूरी ट्रेन को मिला के एक सिस्टम भी ले सकते हो, इट्स योर विश। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर फिर सिस्टम कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आप समझने लगोगे सिस्टम कैसे डिसाइड करना होता है। सिस्टम हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल देखो यहाँ पे ये जो दो बॉडीज है ना, इन दोनों को मिला के मैं एक ही सिस्टम मान लेता हूं। थिंक एक ही सिस्टम है एंड दीज टू बॉडीज आर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, पहले सिस्टम चॉइस किया। अब एक बात, इसका आपने मोमेंटम भी मुझे बताया। पहले बॉल का मोमेंटम है m1 u1, दूसरे बॉल का मोमेंटम है m2 u2। प्लीज आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो डू यू फील, दोनों को देखो मैंने प्लस किया है, डू यू फील इट्स अ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम नाउ? Yes. Yes. इसको मैं ऐसे p ऑफ द सिस्टम। अभी सिस्टम की बात चलेगी। अब देखो सपोज ये बॉल है ना आपस में टकरा गए, लेट्स से दिस बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर। टकराने पे एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो देखो पहले बॉल पे फोर्स लगेगा, जब दो चीजें टकराती हैं आपस में कोलाइड होती हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती है। तो सुनो, पहले बॉल पे अगर फोर्स लगेगा तो उससे पहले बॉल का मोमेंटम चेंज होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नहीं? तो फर्स्ट बॉल पे अगर फोर्स लगा तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। सेकेंड बॉल पे भी फोर्स लगेगा, उससे सेकेंड बॉल का भी मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम है ना वो चेंज हो गया, सेकेंड बॉल का मोमेंटम भी चेंज हो गया। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे जब व्हेन दे हिट ईच अदर, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना? वो जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे ना, इट इज अ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम ना। Yes. जो फोर्स बॉल एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे ना
वो फोर्स पता है क्या होगा? दैट विल बी द फोर्स विच इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम. इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. सपोज लेट्स अज्यूम दैट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज व्हाट? 0. अगर अभी ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये लॉ क्या बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना सिस्टम के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0. इंटरनल फोर्सेस में बी देयर, इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं, बट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है ना, तो ये जो सिस्टम है ना, इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, देखो ये मैंने लिखा ना मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये ना इट विल रिमेन कांस्टेंट. सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इतना है, 0 है. देखो ये भी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो लगभग ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही है. फिर से न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आप फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होगा, मतलब फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे देखो सिस्टम के ऊपर मैं कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा हूं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, तो इसलिए वो सिस्टम का मोमेंटम क्या नहीं हो रहा है? चेंज. मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. यही एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम है. डोंट वरी, वी विल प्रूव दिस पॉइंट. हम प्रूफ भी करेंगे इसको. थोड़ा आइडिया समझा स्टार्टिंग? Yes. Yes. तो देखो अगर कोई आपसे बोले ना कि कोई अगर आपसे बोले कि एक लाइन में मुझे बताओ, टेल मी विद इन अ सिंपल सेंटेंस कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक लाइन में बताओ, तो क्या बोलने का? इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, force acting on system is 0, then total momentum of that system remains constant. इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, क्लियर विद दिस? अब मैं देखो इसका प्रूफ देता हूं आपको. लेट्स प्रूफ दिस थ्योरम. लेट्स प्रूव दिस थ्योरम ना. चलो एक सिंपल एग्जांपल से प्रूफ करते हैं. ये देखो, सपोज एक बॉल है जिसका मास m1 है और ये बॉल इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी u1, जैसे मैंने पहले लिया था वही ले रहा हूं. ये दूसरा बॉल है, ये देखो दोनों का मास अलग है, इसका मास है m2 और ये आगे जा रहा है विथ वेलोसिटी u2. देखो प्लीज ध्यान से. एक बात बताओ, इन दोनों को मिला के हम लोग एक सिस्टम मानेंगे. ये एक सिस्टम है देखो, और ये जो आपको अभी डायग्राम दिख रहा है ना, इज इट अ डायग्राम बिफोर कोलिजन बिटवीन बॉल्स ना? Yes. कोलिजन आप समझते हैं, दो चीजों को टकराने को कोलिजन कहते हैं ना. इट्स अ बिफोर कोलिजन. अब इसका मोमेंटम निकालो. मोमेंटम आप यही बताओगे m1 u1 बार प्लस M2 U2 bar. ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इसको मैं नाम देता हूं P1 इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम. गिव इट फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाओ, बेटर रहेगा. यू आल्सो राइट अलोंग विथ मी. राइट डाउन टिल दिस. डन सर. ओके, अब सपोज ये दोनों बॉल्स ना आपस में कोलाइड हो गए. सपोज ये दोनों बॉल आपस में कोलाइड हो गए, ये देखो ऐसे. तो ये देखो ये दोनों आपस में कोलाइड हो गए. ये डायग्राम दिख रहा है? इट्स अ डायग्राम ड्यूरिंग कोलिजन. कैन आई से लाइक दिस? अब देखो ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो पता है ये क्या करेंगे? ये एक दोनों दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. ये देखो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड बॉल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट बॉल, और ये देखो ये है फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉल बिकॉज ऑफ द सेकंड बॉल. दिख रहा है दोनों फोर्सेस? एक बात बताओ, डू यू फील दीज आर द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम और इट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? Internal. इसको इंटरनल मैटर माना जाता है. ये इंटरनल फोर्सेस है. सिस्टम का अगर एक बॉडी सिस्टम के ही दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो इंटरनल मैटर है सिस्टम का, ये एक्सटर्नल नहीं है. तो ये दोनों, एक बात है, ये दोनों फोर्सेस ध्यान से देखो, ये फोर्स दोनों बॉल पे लग रहे हैं. तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि जब आप किसी बॉल पे फोर्स लगाओगे ना तो उससे उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा. तो अगर मैं खाली फर्स्ट बॉल की बात करूं तो फर्स्ट बॉल पे देखो फोर्स लग रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ द सेकंड बॉल.
तो इससे फर्स्ट बॉल का देखो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ये कोलिजन के बाद ये दोनों बॉल अलग हो जाएंगे, और सपोज बॉल का मास तो नहीं चेंज हो जाएगा, m1 ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी जो है ना वो v1 हो गई। देखो पहले देखो वेलोसिटी u1 था, दिख रहा है, यस अभी Yes. v1। सिमिलरली एक बात बताओ, सेकंड बॉल के ऊपर भी देखो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन सेकंड बॉल, तो सेकंड बॉल का भी मोमेंटम चेंज होगा उसकी वजह से। लेट्स से वो बन गया m2 v2, v2 हो गया, ठीक है, m2 v2, ठीक है। तो देखो दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये है पिक्चर आफ्टर कोलिजन। मेरे साथ आप लोग भी बनाते जाओ ये, या अब थोड़ा सोच के बताओ, हाउ मच इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सिस्टम का अभी मोमेंटम कितना है? M1 V1 M1 plus plus M2 V2. It's equal to momentum of the P2. system P2. Give it second equation. पूरा जो भी देखो मैंने अभी तक किया है ना, वो एक बार लिख लो और समझ के भी लो क्या बोला है मैंने। ठीक है, अब हमको है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको प्रूफ करना है कि ये राइट है लॉ। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो एक बार बता, ये जो ड्यूरिंग कोलिजन जो है, ड्यूरिंग कोलिजन ये F1 F2 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2। थोड़ा देख के बताओ, ये F1 F2 जो फोर्सेस हैं, डू यू थिंक दे आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस? Yes. 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 ऑल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो एक्शन और रिएक्शन है ना। यस तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F1 और F2 जो दोनों है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एक है F1 और दूसरा F2, दोनों एक्शन रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल, Yes. F1 होंगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल है ना, ऑपोजिट ना, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन भी डालूंगा। देखो नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट दैट F1 इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन कंपेयर टू F2। देखो ये स्क्रीन पे जो लिखा है उसको ध्यान से देखो, अगर तुम F2 को डालोगे, F2 सपोज आई कैप के टर्म्स में डालोगे, इट्स F2 जो है वो अलोंग आई कैप है, तो माइनस साइन की वजह से पता है F1 कौन से डायरेक्शन में आएगा, माइनस आई कैप के टर्म्स में आएगा, तो डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, Yes. तो ये लिख लिया मैंने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, F1, ये ध्यान से देखो, F1 इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल डिवाइडेड बाय टाइम, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल डिवाइड बाय टाइम है, इक्वल्स टू माइनस साइन। नाउ F2 क्या है, F2 इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड बॉल, इसको लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल डिवाइडेड बाय टाइम। याद है F को dp बाय dt लिख सकते हैं ना। Yes. यस Yes. अब इसमें dt दिख रहा है, dt वो टाइम है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो dt लिखा है ना, dt इज अ टाइम फॉर विच F1 फोर्स वाज एक्टिंग, एंड ये जो राइट हैंड साइड पे dt लिखा है, इट इज दैट टाइम फॉर विच F2 फोर्स वाज एक्टिंग। अब आप डायग्राम चेक करो, ये F1 F2 फोर्सेस दोनों पता है सेम टाइम के लिए लगेंगे, जब ये बॉल्स अलग हो जाएंगे तो F1 फोर्स भी नहीं लगेगा और F2 फोर्स भी लगना बंद हो जाएगा ना। डू यू फील दोनों फोर्स एक ही टाइम के लिए लगते हैं, मतलब जितने टाइम के लिए F1 लगता है Yes. उतने टाइम के लिए F2 भी लगेगा। Yes. Yes. इसलिए ये टाइम सेम है, टाइम को कट कर दो, कट दिस टाइम। अब देखो ये dp1 क्या है, इज इट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल ना। First ball. Yes. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉल का ये देखो, सी दिस, इट्स अ Yes. फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल माइनस, ये देखो दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल। लुक एट दिस, जो मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा फर्स्ट बॉल के लिए लिखा है मैंने, देखो पूरा फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल। अब ये माइनस साइन दे दो, थोड़ा भी सोचो, राइट हैंड साइड पे लिखा है dp2, dp2 मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल, कैसे लिखेंगे बताओ कोई, हाउ विल यू राइट चेंज? M2 V2 M2 bar V2 minus minus M2 minus bar. M2 U2 bar. स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, मतलब क्या लिखें, U2 लिखें कि U1 लिखें, वही नहीं समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी रखो तभी समझेगा। ठीक है, Yeah. ना देखो ये ब्रैकेट ओपन करो, ओपन अप द ब्रैकेट में माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो,
का टर्म आएगा m1v1 बार माइनस m1u1 बार, ओपन अप द ब्रैकेट्स, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, पहले m2u2 आ जाएगा माइनस m2v2। जस्ट मेक श्योर, आर यू रीचिंग अप टू दिस? Yes. Yes. अब इसमें काम करते हैं, ठीक है, जिसमें u1 u2 के जो टर्म्स है ना, u1 और u2 वाले टर्म्स, u वाले टर्म्स को एक साइड रखते हैं और जो v वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखते हैं। देखो यहां पर है m1v1 और ये देखो इसको आप इधर शिफ्ट करो, ये देखो इधर, तो ये जाएगा प्लस m2v2। अब इसको इधर लेके आएंगे, इसको, तो माइनस m1u1 को इधर लेके आए, इट बिकम प्लस m1u1 प्लस m2u2। देखो ऐसा आ रहा है क्या? Yes. yes, या ऐसे रखो, जो भी माइनस वाला टर्म है ना, माइनस वाले टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है ताकि वो प्लस हो जाए। तो अभी ध्यान से LHS को देखो, सी द लेफ्ट हैंड साइड, और अपनी इक्वेशन नंबर 2 को देखो जाके, सेम है क्या? Yes. 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 ये पता है क्या है? m1v1 प्लस m2v2, इट इज अ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, system, सिस्टम का है। नाउ लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, m1u1 Momentum. प्लस m2u2, it's the initial momentum initial of the, momentum of the system, देखो प्रूफ हो रहा है that final momentum of the system is equal to initial momentum of the system। इवन दो देखो एक एक बॉल को आप देखोगे ना, हर एक बॉल को देखोगे तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। समझा ये लॉ? yes, ठीक है, Yes. इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, राइट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। हाँ लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, कॉमा, if the external unbalanced force, if the external unbalanced force acting on a system, external unbalanced force acting on a system is zero, acting on a system is zero, then the total momentum, then the total momentum of the system, total momentum of the system, लिखा? इसके आगे थोड़ा आप सोचो, आगे मैं क्या लिखूं, रिमेन जीरो लिखूं कि रिमेन कांस्टेंट लिखूं? Remains constant. Constant. Remain constant. The total momentum of the system remain constant. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो आपने बराबर लिखा है कि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस लॉ स्टेट्स दैट if the external unbalanced force acting on a system is zero, then the total momentum of that system remains constant. Okay, clear with this law? Yes. अब देखो मैं आपको इस लॉ के ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं और इंपॉर्टेंट भी है। सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ दिस लॉ। एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं लेकिन थोड़े वायलेंट है, मतलब थोड़ा सा इसमें खून खराबा रहता है एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल है बॉम्ब एक्सप्लोजन, जब बम फटता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन, ध्यान से देखना। दिवाली में आपने वो सूतली बम वगैरह जलाया होगा ना कभी, जो Yes. जो हरा रस्सी वाला बम होता है, हरी रस्सी बांधी होती है। Yes. एक बार बताओ, सपोज ये देखो एक बम है, एक बम है, ग्राउंड पे आपने ऐसे रख दिया है, ठीक, देखो ऐसे, ये जो बम है ना यही हमारा सिस्टम है, बम ही हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो ये सिस्टम है। एक बार बताओ, जब ऐसे ये रोड पे रखा होता है, इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है,
इनिशियली वो फटने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है ना, तो Yes. वेलोसिटी 0 है। तो एक बात बताओ, इसका मोमेंटम तुम निकालो, मोमेंटम कैसे मिलेगा, मास इनटू वेलोसिटी करके, वेलोसिटी तो 0 है, Zero. मोमेंटम कितना हुआ इसका, Zero. जीरो मैं भी लिख रहा हूँ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये बॉम्ब ही मेरा सिस्टम है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इतना है, देखो 0, ये एक बॉम्ब ही हमारा सिस्टम है, तो इसका मोमेंटम 0 है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 है, ठीक है। अब जब आप इसको आग लगाते हो, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, वो गन पाउडर जो होता है, जो बारूद होता है, वो एनर्जी छोड़ता है अपनी, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। इसमें हमने देखा है कि सपोज ये बॉम्ब है ना, एग्जाम्पल लो कि 4 पार्ट्स में फट गया, 4 पार्ट्स में, ये देखो ये 2 पार्ट्स, ये 3 और ये 4 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। पहला जो पार्ट है ना वो M1 है, दूसरा पार्ट जो है वो M2 है, फिर ये M3 है, फिर ये M4 है, ये चारों पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखो M1 M2 M3 M4 ये 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को मिला दो, ठीक है, चारों पार्ट्स को मिला दो तो वो एक बॉम्ब ही बनेगा ना फिर से, मतलब ये 4 पार्ट्स जो है वो भी सिस्टम के अंदर ही है, ठीक है। दिस 4 पार्ट्स आर टुगेदरली वन सिस्टम। अब देखो जो पहला पार्ट है ना उसका मास कितना है, M1 है, उसका सपोज जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो V1 है। पार्ट्स तो फ्लाई करेंगे ना ऐसे, देखो इट विल फ्लाई ऑफ ना ऐसे, तो इसका मास M1 है, वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट की V1 है। सेकंड जो ये है, सेकंड बॉम्ब जो है, सेकंड पार्ट जो है उसका मास है M2, वेलोसिटी V2 है। ये देखो ये मैं मोमेंटम लिख रहा हूं सबके। जो थर्ड पार्ट है उसका मास है M3, वेलोसिटी है V3। जो फोर्थ पार्ट है उसका मास है M4, वेलोसिटी है V4। ये देखो मैंने सबके मोमेंटम्स लिखे हैं, अब इन सबके मोमेंटम्स प्लस कर दो आपस में, दिख रहा है ये? You know yeah, what is this? It is again the momentum of the system only. ये चारों पार्ट्स मिलके बॉम्ब ही बनेगा ना फिर से, तो ये चारों पार्ट्स भी सिस्टम के अंदर ही है, ये चारों पार्ट्स मिला के सिस्टम है, तो अभी सिस्टम का मोमेंटम ये है, ठीक है। एक बात बताओ, जब ये बॉम्ब फटता है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो पार्ट्स हैं इनके ऊपर फोर्स लगता होगा, अंदर से कोई फोर्स लगता है इन पार्ट्स के ऊपर, तभी ये पार्ट्स फ्लाई करते हैं। बट बॉम्ब के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी कोई लगाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से ये पार्ट्स उड़ते हैं क्या, कि इंटरनल No. ब्लास्ट होता है ना अंदर से वो Yes. होता है। ब्लास्ट हो Yes. इंटरनल बॉम्ब के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो 0 है, ठीक है। बॉम्ब के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ऐसा मत सोचो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है उससे ये पार्ट्स उड़ रहे हैं, नहीं, पार्ट्स उड़ते हैं अंदर कुछ इंटरनल फोर्स की वजह से। तो एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि 0 है इस सिस्टम के ऊपर, तो ये सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। तो एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम कितना था, 0 था। Zero. एक्सप्लोजन के बाद जो मोमेंटम है इस बॉम्ब का वो कितना है, वो ये है, देखो ये दोनों इक्वल होंगे ना, हम लोग इसको इक्वल ले सकते हैं, ये देखो। सो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, कितना होगा, इक्वल टू 0। जीरो Zero. जीरो। मैं आगे इसको समझा दूं, आराम से समझ में आ जाएगा, आपको समझा दूं, बस एक लास्ट स्टेप है, उससे पहले आपको चाहिए तो लिख लो, पहले जो लिखा है लिख लो पहले। एक यहाँ पे एक सेंटेंस मेंशन करो, ऐसे लिखो, व्हेन बॉम्ब एक्सप्लोड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉम्ब। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है उस पे। व्हेन बॉम्ब एक्सप्लोड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉम्ब। ओके, सबने लिख लिया ये? Yes. सिंपल है। हाँ, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस लॉ को यूज करके मैंने क्या लिखा, मैंने इतना लिखा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 इक्वल्स टू 0, ये लिखा मैंने, ठीक है। हाँ, अब मैं देखो इसका थोड़ा समझा देता हूं, लुक एट दिस प्लीज। सपोज एक बॉम्ब है, वो मैंने बोला 4 पार्ट्स में फटा है, ये देखो, आपने जरूर ऐसा देखा होगा कि अगर एक पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे उड़ता है तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे भी उड़ता है।
ऐसा देखा है बॉम्ब के सारे Yes. पार्ट्स, ऐसा कभी देखा है बॉम्ब के सारे पार्ट्स एक ही तरफ उड़ गए? नो No. एक राइट साइड उड़ेगा तो एक लेफ्ट साइड होता है, देखो ये देखो ऐसे, ये देखो, तो एक इधर उड़ता है तो एक इस तरफ जाता है ना। तो एक बात था, जो जो पार्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा, सपोज वो पार्ट को मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, तो इसका जो मोमेंटम है ना वो आई कैप के टर्म्स में होगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर, आई कैप में होगा। दूसरा पार्ट कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड जाता है, उसका मोमेंटम माइनस आई कैप में होगा ना। Yes. तो स्टूडेंट अभी देखो ध्यान से होता क्या है, जो राइट साइड उड़ा सपोज उसका मोमेंटम है 10 आई कैप, 10 आई कैप इज अ मोमेंटम, तो जो लेफ्ट साइड उड़ता है ना उसका मोमेंटम माइनस 10 आई कैप होता है। दोनों को प्लीज ऐड करो, टोटल कितना आएगा? 10 आई कैप है माइनस। Zero. एक पार्ट सपोज ऊपर की तरफ उड़ा, अज्यूमिंग ये सिंपल मैं केस ले रहा हूँ, एक पार्ट सपोज ऊपर की तरफ उड़ा तो एक पार्ट नीचे की तरफ भी उड़ेगा, ऐसा होता है। अब इमेजिन करो कि आपका जो बॉम्ब है ना वो हवा में फट गया, हवा में फटने पे भी ऐसा होगा कि सारे पार्ट्स एक साथ ऊपर ही चले जाएंगे? नहीं, नो हवा में फटेगा तो एक पार्ट ऊपर जाएगा तो उसका एक पार्ट कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे तो देखो जो पार्ट ऊपर गया ना, सपोज उसका मोमेंटम है 10 जे कैप, 10 जे कैप लिखा है मैंने वाई एक्सिस, तो जो नीचे गया उसका मोमेंटम होता है माइनस 10 जे। Minus 10 J. अब एक काम करो, ये चारों पार्ट्स का मोमेंटम आपस में ऐड करके देखो, माइनस 10 आया प्लस जीरो जीरो, समझा? Yes. ऐसे चारों का मोमेंट, इसलिए देखो ये चारों का जो समेशन है ना जीरो आता है, इसलिए चारों का सम जीरो है। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई एक पार्ट जो है उसका मोमेंटम पॉजिटिव होता है प्लस 10 आई कैप, तो दूसरा जो पार्ट है वो इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम ले लेता है, वो माइनस 10 आई कैप ले लेता है। तो मोमेंटम ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एक का 10 आई कैप है तो दूसरे का माइनस 10 आई कैप हो जाता है, एक का 10 जे कैप होता है तो दूसरे का माइनस 10 जे कैप हो जाता है। वैसे समझा? इसलिए सबका समेशन जो है वो जीरो आएगा ना। Yes. आई होप इट्स क्लियर नाउ वेरी मच। यस चलो मैं आज आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। वन मोर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, गन बुलेट सिस्टम। सेकंड एग्जाम्पल, गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम। लुक हियर, आपका एक बार बताओ, आपने ऐसे देखा होगा कि सपोज आपने एक बड़ी सी गन होल्ड की है, किसी ने सपोज गन होल्ड की है, बड़ी वाली गन, जैसे AK-47 है, ऐसा कुछ बड़ी गन होल्ड की है, उसमें से फायरिंग कर रहा है, तो गन थोड़ा पीछे आता है क्या फायर करने पे? Yes. कि गन उधर ही रहेगा? Yes. या आगे चले जाता है गन? Recoil. रिकॉर्ड गन थोड़ा रिकॉइल होता है, पीछे आता है, देखा है? यस मूवीज में तो क्या करते हैं, मूवीज में जो हीरो रहते हैं वो, उनको तो हीरो है तो क्या करता है, ऐसे फटाक से आराम से गोलियां चलाते रहता है, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो सच में गन नहीं चला रहा है। लेकिन असली में अगर आप गन चलाओगे ना तो एक साथ अगर आपने ऐसे 10 गोलियां एक साथ फायर की, आपकी हालत खराब हो जाएगी। 10 बार गोली चलाओगे ना तो गन 10 बार पीछे आएगी, और पीछे आके सीधा आपको ही लगेगी, आपके शोल्डर पे या स्टमक पे या चेस्ट पे आपको ही लगेगी। तो ऐसे बहुत टाइटली पकड़ना पड़ता है गन को। ऐसा नहीं होता है गन चलाना मजाक है, कोई भी चलाएगा, हो सकता है गन से आप जिसको मारना चाहते हो वो इंजर्ड नहीं हुआ, आप इंजर्ड हो गए गन से, तो ये होता है। सो गन भी होल्ड करना अच्छे से जरूरी है। गन थोड़ी पीछे आती है, देखो इमेजिन करो अगर मैंने ऐसे गन होल्ड किया है, हाँ, वो ऐसे चलाने पे ऐसे गन ऐसे पीछे आती है, ऐसे देखा है ऐसा? Yes. हाँ, तो आज हमको यही सीखना है कि गन पीछे क्यों आती है। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे छोटा सा गन बनाया, लेकिन बड़ा गन के साथ स्पेशली ऐसा ज्यादा होता है। थिंक ये गन है, ठीक है, मास ऑफ दिस गन इज mg, mg इज अ मास ऑफ द गन। इसके अंदर एक बुलेट है, देयर इज अ वन बुलेट इनसाइड इट। बुलेट का जो मास है ना वो है mb, मास ऑफ द बुलेट। एक काम करेंगे, ये गन और बुलेट को मिला के हम लोग एक सिस्टम मान लेते हैं, दोनों मिला के एक सिस्टम है। तो आवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज, गन और बुलेट मिला के क्या बनेगा? एक सिस्टम। एक बात हो, फायरिंग करने से पहले, सब आपने अभी तक फायरिंग ही नहीं किया है, नॉट फायरिंग, फायर करने से पहले गन रेस्ट पे होता है, बुलेट भी उसके अंदर रेस्ट पे होता है। दोनों का वेलोसिटी जीरो है क्या स्टार्टिंग में? Yes. करो मास इंटू वेलोसिटी करो, आपको मोमेंटम मिलता है, मास इंटू वेलोसिटी करो, कितना आएगा? Zero.
पूरे सिस्टम का कि खाली गन का जीरो बोल रहे हो कि पूरे सिस्टम का ही जीरो? पूरा सिस्टम सिस्टम का 0. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इतना है, ठीक है। अब जब तुम ट्रिगर दबाते हो ना, सपोज तुमने ट्रिगर दबा दिया, तो गन के अंदर क्या होता है शायद तुमको मालूम नहीं होता होगा। गन के अंदर क्या होता है? गन के अंदर एक हैमर होता है, एक्चुअली एक हैमर होता है गन के अंदर। वो हैमर है ना, स्प्रिंग को दबा के रखता है। देयर इज अ हैमर विच प्रेसेस द स्प्रिंग, ठीक, और स्प्रिंग लॉक हो जाती है। जैसे ही तुम ट्रिगर दबाते हो ना, स्प्रिंग अनलॉक होती है, स्प्रिंग खुल जाती है, और उससे वो हैमर बाहर निकलता है। हैमर जाके बुलेट को हिट करता है। मतलब एक देखो ऐसा होता है बुलेट गन के अंदर, ये सपोज एक हैमर है, इट्स अ हैमर, वो ऐसे स्प्रिंग के साथ, ये स्प्रिंग है, ऐसे टाइट रहता है ऐसे, और ये बुलेट है। तो जैसे ही तुम ट्रिगर दबाते हो ना, ये हैमर खुल जाता है। खुलने पे स्प्रिंग आपकी कंप्रेस्ड है ना, तो स्प्रिंग खुलेगी, जाके सीधा किसको ये मारेगा? बुलेट को। बुलेट उससे बुलेट आगे चली जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप ट्रिगर दबाते हो ना, हैमर जो है, हैमर बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट करता है, और जो बुलेट है ना, वो बुलेट भी हैमर को रिएक्शन देती है। दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हैमर एंड बुलेट बोथ एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अब हैमर क्या है? हैमर गन के अंदर ही होता है। तो एक बात बताओ, जब आप ट्रिगर दबाते हो तो हैमर गन की बुलेट के ऊपर फोर्स लगाता है, बुलेट जो है वो हैमर पे फोर्स लगाती है। डू यू फील इट्स अ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम? Yes. इट्स एक्सटर्नल। Yes. हैमर और बुलेट का एक दूसरे पे जो फोर्स लगता है वो इंटरनल मैटर हो गया ना इस सिस्टम का। सो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। अब आप बोलेंगे सर हम ट्रिगर दबाते हैं ना, वो ट्रिगर दबाया वो तो एक्सटर्नल फोर्स है। अरे वो मामूली सा फोर्स होता है। खाली ट्रिगर दबाने पे आप क्या करते हो पता है? ट्रिगर दबा के आप ये स्प्रिंग को खाली खोल देते हो, स्प्रिंग को जाने को अलाउ कर देते हो, आप कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। केदार अतार्डे का डाउट है कि फिर से बारूद क्यों भरते हैं, गन पाउडर क्यों होता है? मैं आपको, अच्छा ठीक है, गन पाउडर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 2 मिनट उसको आप अपने डाउट को राइट साइड रखते हैं। केदार पूछ रहा है कि बारूद क्यों होता है गन में, फिर बुलेट्स में बारूद क्यों भरते हैं? फिर बताता हूँ बारूद का यूज क्या है। वेट अ मिनट, पहले एक काम करो स्टूडेंट, गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगाएगी, और जो बुलेट है वो गन का जो हैमर है उस पर भी फोर्स लगाएगी। वो इंटरनल मैटर है। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम के ऊपर, तो इज इट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ना? सो सपोज अभी ध्यान से सुनो, फायर करने के बाद बुलेट आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं MBVB, दिख रहा है? ये MB क्या है? मास ऑफ द बुलेट है, और VB क्या है? बुलेट की वेलोसिटी है जिससे बुलेट आगे जा रही है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कहा MGVG। MG क्या है? मास ऑफ गन है। VG क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन है। तो ये मोमेंटम ऑफ गन हो गया। ये देखो दोनों को प्लस किया। ये जो मोमेंटम मैंने लिखा है ना, MBVB प्लस MGVG, इट्स अ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। फायर करने के बाद ये मोमेंटम है। लेकिन अभी हमने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो डू यू फील ये जो फाइनल मोमेंटम है MBVB प्लस MGVG शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ना? Yes. इनिशियल मोमेंटम 0 था आई थिंक सिस्टम का। Yes. 0 Yes. इक्वल टू दिस वन। ये फॉर्मूला बनाएगी MBVB प्लस MGVG इक्वल टू व्हाट? 0। इसमें से सुनो, अभी इसमें से मुझे ना वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है। आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन। इसको आप MBVB को दूसरी तरफ शिफ्ट करो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला माइनस MBVB बार इक्वल टू MGVG। ऐसा आएगा। मुझे वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ गन आ रहा है माइनस ऑफ MB अपॉन M इंटू VB। प्लीज लुक एट इट। समझा कैसे है ये? Yes. इसमें एक बार माइनस साइन आ रहा है, आपको मैंने बताया माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है यूजुअली इक्वेशन? Direction. Opposite direction. माइनस साइन Opposite इंडिकेट direction. कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है ना, और जो राइट हैंड साइड पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। राइट हैंड साइड पे आपकी VB है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे VG है, वेलोसिटी ऑफ गन है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब बुलेट अगर राइट हैंड साइड पे जाएगी तो गन लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी। Yes. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट। इसमें देखो गन की जो वेलोसिटी है ना, जो गन की वेलोसिटी है, इसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी।
रिकॉइल वेलोसिटी। गन की वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। और बुलेट की जो वेलोसिटी है ना, ये वीबी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी को मजल वेलोसिटी कहा जाता है। मजल, पजल मत लिख देना, मजल। देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, बुलेट की वेलोसिटी को मजल वेलोसिटी बोलते हैं और गन की जो वेलोसिटी है उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। सर मजल मतलब क्या? मजल क्या होता है? मजल एक रशियन वर्ड है, एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, रशियन वर्ड है। रशियन लैंग्वेज में मजल बुलेट को ही बोलते हैं। जैसे हम लोग बुलेट को हिंदी में कैसे गोली कहते हैं, गोली, तो रशियन लैंग्वेज में बुलेट को मजल कहा जाता है। तो रशियन वर्ड है। सर वो बुलेट को बोलते हैं क्या? बुलेट में एक अटैचमेंट होता है उससे बोलते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तुम फिलहाल बुलेट को ही बोलो ना, क्या होता है ओके। बुलेट में? अटैचमेंट क्या होती है? कौन सी अटैचमेंट होती है बुलेट में? पीछे कवर लगा दे। साइलेंस। सर बुलेट में नहीं, गन में होती है बेटा। यस नहीं, सर, कवर मजल होता है। पूरे बुलेट को ही बोलते हैं। द एंटायर बुलेट इज कॉल्ड एज मजल। ठीक है, अब देखो एक मिनट, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। केदार का जो डाउट था कि सर गन पाउडर क्यों भरा जाता है, ठीक है, देखो होता क्या है कि मैं आपको बोला ना, ये जो हैमर है, हैमर को जब आप खोलते हो, हैमर बुलेट को जाके हिट करता है, बहुत जोर से जाके हिट करता है। तो हैमर के बुलेट को जब हिट करता है ना, उससे बहुत ज्यादा हीटिंग बनती है, हीट एनर्जी बनती है। उस हीट एनर्जी से गन पाउडर गर्म हो जाता है, जो बुलेट में गन पाउडर भरा रहता है। तो हैमर हिट्स द बुलेट विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है ना, वो पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बुलेट गर्म हो जाती है इंस्टेंटली। और बुलेट गर्म होने से बुलेट का अंदर जो गन पाउडर है वो भी गर्म हो जाता है, और गर्म होने पे वो आग पकड़ लेता है और फटता है जोर से। उससे आवाज आता है फायर करने पे, और बुलेट अल्टीमेटली आगे चली जाती है। गन पाउडर से क्या होता है, गन पाउडर जब फटता है ना, मतलब जब गन पाउडर आग पकड़ लेता है तो वो ब्लास्ट करता है, उससे उससे बुलेट को और अच्छी स्पीड मिलती है, बुलेट और तेजी से भागती है। खाली हैमर से वो नहीं होगा, हैमर से बारूद जलता है, बुलेट के अंदर जो बारूद भरा हुआ है, बारूद के ब्लास्ट होने से और अच्छी वेलोसिटी बुलेट को मिलती है, और बुलेट एकदम तेजी से बाहर निकलती है। क्योंकि हमें चाहिए, बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉय गन थोड़ी है, रियल गन है, तो वी नीड अ गुड वेलोसिटी और नो, बुलेट की वेलोसिटी अच्छी होनी चाहिए ना। यस Yes. Yes. ऐसे बुलेट खबर 2-4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से बाहर आएगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी बुलेट। बुलेट को अच्छी खासी वेलोसिटी चाहिए, इसके लिए अंदर गन पाउडर भरा जाता है। गन पाउडर ब्लास्ट करता है, उससे और ज्यादा वेलोसिटी मिलती है बुलेट को। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, क्लियर है? आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। यस हाँ, बस एक अब देखो, जिनको थोड़ा क्लियरिटी नहीं हो रहा ना, अगर सबको क्लियरिटी नहीं है कि सर ये हो क्या रहा है एक्चुअली इसमें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्लीज लुक एट दिस, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। लुक एट दिस। एक बात, ये फायर करने से पहले है, दिस डायग्राम इज बिफोर फायरिंग। बताओ इसका मोमेंटम कितना है पूरे सिस्टम का? 0. जीरो जीरो। हाँ, अब जब तुम फायर करते हो ना, याद रखो, जब हम लोग फायर करते हैं तब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, खाली इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंटरनल फोर्सेस टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो एक बात बता, सपोज बुलेट को जो है ना, बुलेट आगे की तरफ चलती है, बुलेट का जो मोमेंटम है वो +10 आई कैप है, तो गन का मोमेंटम हो जाएगा -10 आई कैप। बुलेट का जो मोमेंटम है वो 10 आई कैप है, तो गन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? -10 आई कैप। दोनों का मोमेंटम ऐड करो, कितना निकलेगा टोटल? 0 0. बस। तो इसमें ऐसे याद कर सकता हूं कि वॉट एवर मोमेंटम बुलेट अक्वायर्स, जो भी मोमेंटम बुलेट को मिलता है, उसका इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम गन को मिल जाता है। यस गन acquires the momentum which is equal and opposite to the momentum of the bullet. समझा? Yes. Yes. This way it works. Clear? Okay. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज मैंने क्लियर किया। एक लास्ट आपको एक एग्जाम बता देता हूँ। अभी गन्स की बात चल रही है, तो आपने AK-47 गन तो सुनी होगी ना? यस यस Yes. हाँ, इसका फिर जो लेटेस्ट वर्जन है वो AK-56 होता है, AK-47, AK-56 वगैरह। इसमें एनीबडी नोज ये AK का फुल फॉर्म क्या है? किसी को AK का फुल फॉर्म मालूम है? अक्षय कुमार मत बोलना, एक लेक्चर में बोला तो बच्चे अक्षय कुमार बोल रहे थे। AK का फुल फॉर्म क्या है, किसी को मालूम है?
अच्छा, केदार बोल रहा है कि फाउंडर का नेम है जिसने बनाई होगी गन। यू आर पार्शली करेक्ट केदार, पार्शली आप करेक्ट है। इसमें जो के है ना, के दिख रहा है, के उस फाउंडर का नेम है। उस फाउंडर का नेम है कलशनिकोव। कलशनिकोव, निकोवा। कलशनिकोवा या शॉर्ट में कलशनिकोव कहते हैं। कलशनिकोव जो है ना वो के, वो ये फाउंडर है। ए फाउंडर का नेम नहीं है। ए मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। 47 का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कलशनिकोव 47। 47 इसलिए क्योंकि वो एक बार ट्रिगर दबाने पे, अगर आपने इसको एक बार ट्रिगर दबाया तो ये 47 बुलेट्स फायर कर देती है। मतलब इसमें एक अरेंजमेंट है कि तुमने अगर एक बार ट्रिगर दबाया तो 47 टाइम्स यू कैन गेट द बुलेट। 47 बुलेट्स फायर करने के लिए आपको 47 टाइम्स नहीं दबाना पड़ेगा, एक बार दबाओ और इसे घुमाते रहो आजू बाजू, अपने आप वो 47 बुलेट्स फायर करेगा। इट्स ऑटोमेटिक गन, ऑटोमेटिक कलशनिकोव। ये आपके एक से नॉलेज के लिए था। ओके, आज जो भी बताया क्लियर? Yes. Okay, Yes. so today we discussed two topics mainly. Impulse क्या होता है?